वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में एक पास्ट एग्जाम कर रहे हैं ऑटम 2015 से, जिसका टाइटल है रजी और ये 19 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है कि मिस्टर रजी, अ सोल प्रोप्राइटर, रन्स अ स्मॉल बिजनेस। ऑन 30 जून 2015 ही रियलाइज दैट हिज कैश एंड बैंक बैलेंस हैव रिड्यूस्ड कंसीडरेबली। यानी कैश एंड बैंक बैलेंस जो है वो जितना उनके ख्याल में होना चाहिए उतना नहीं है। He suspected that one of his employees is involved in misappropriation. He has provided you the following information, जिसमें ओपनिंग बैलेंसेस कुछ दिए हैं 1 जुलाई 2014 के, और हमारा जो ईयर एंड है वो 30 जून 2015 है। हमारे पास जो बैलेंसेस हैं वो ओपनिंग बैलेंसेस हैं, जिसमें कैश एंड बैंक, डेटर, स्टॉक, लैंड, इक्विपमेंट, क्रेडिटर, एक्रूड एक्सपेंसेस में मार्केटिंग, यूटिलिटी, सैलरीज एंड अदर मिसलिनियस एक्सपेंसेस का एक्रूवल गिवन है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में रिसीट एंड पेमेंट्स दी हुई हैं, जिसमें पहली दो आइटम जो हैं वो रिसीट्स की हैं, रिसीट्स फ्रॉम कैश सेल्स एंड रिसीट फ्रॉम डेटर्स, और उसके बाद पेमेंट्स दी हुई हैं, जिसमें क्रेडिटर्स को पेमेंट है, एक्सपेंसेस की पेमेंट्स हैं, और फिर एंड में इक्विपमेंट और ड्राइंग्स के बारे में भी बताया हुआ है। इसके बाद जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है इसमें 35% मार्जिन ऑन ग्रॉस सेल प्राइस बताया हुआ है, और ये बताया हुआ है कि ड्यूरिंग द ईयर ही ऑफर्ड 5% डिस्काउंट ऑन क्रेडिट सेल्स एंड 10% डिस्काउंट ऑन कैश सेल्स। 70% ऑफ हिज टोटल सेल्स वर ऑन क्रेडिट। तो इसका मतलब ये है कि जो मार्जिन हमें अप्लाई करना है वो ग्रॉस सेल प्राइस के हिसाब से देखना है। ये एक इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव होगा, जबकि जो एक्चुअल सेल्स है वो डिस्काउंट के नेट पर हुई हुई है। इसके बाद सेकंड इन्फॉर्मेशन है जिसके अंदर हमें एक्चुअल बिल्स दिए हुए हैं। अब ये टिपिकल क्वेश्चंस के साथ ये डिफरेंस है कि अक्सर जगह पर बिल्स की पेमेंट दी हुई होती है, यहाँ पर पेमेंट के साथ साथ एक्सपेंस की अमाउंट भी बताई हुई है, तो हम फिर क्लोजिंग एक्रूवल फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्ड इन्फॉर्मेशन है कि सैलरी ऑफ द स्टाफ वाज 52,000 पर मंथ। तो हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि इसे हमने एनुअल पे कन्वर्ट करना है, एंड दैट्स द सिंपल थिंग। फोर्थ इन्फॉर्मेशन है balances of debtors and creditors as on 30th June were 1.091 million and 1.195 million। तो क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं। उसके बाद फिफ्थ इंफॉर्मेशन में क्लोजिंग स्टॉक एट 30th June 2015 was 1167,000। It included 150 units costing rupees 1500 each, which were damaged, and Razi incurred rupees 900 per unit in July 2015 to bring them into saleable condition। अब यहाँ पर जो है एनआरवी की एडजस्टमेंट है। जनरली तो एनआरवी की एडजस्टमेंट बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, लेकिन हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स में इस बात का ख्याल रखना होगा कि हम कॉस्ट ऑफ सेल्स पहले कॉस्ट की बेस पर ही कैलकुलेट करें, क्योंकि अगर हम एनआरवी पे कन्वर्ट कर देंगे तो जो मार्जिन की बेस पर कैलकुलेशन करनी है फिर वो अप्रोप्रिएट नहीं होगी। तो हमें इन दो बातों का ख्याल रखना है। जो हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, एक ये एनआरवी और एक मार्जिन। लास्ट इन्फॉर्मेशन है कि रजी डेप्रिशिएट इक्विपमेंट ऑन स्टेट लाइन बेसिस एट 10% पर एनम। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन बताई हुई है। और फिर रिक्वायरमेंट है कि प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट ऑफ द ईयर एंडेड 30th June 2015 एंड बैलेंस शीट एज एट 30th June 2015। आल्सो कंप्यूट द अमाउंट ऑफ कैश शॉर्टेज इफ एनी। हमें इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनानी है, और इस प्रोसेस के दौरान जो कैश शॉर्टेज है उसको भी हम कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन के बेसिक फॉर्मेट बनाने की तरफ चलते हैं, और सबसे पहले हम अपने आंसर के पॉइंट्स को लिखेंगे। तो आंसर में सबसे पहले हम एंटिटी के नाम को इन्वॉल्व कर लेते हैं। मिस्टर रदी के लिए हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। हमने बनानी है इनकम स्टेटमेंट, जिसे हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस भी कहते हैं, और फॉर द ईयर एंडेड June 30, 2015 बनानी है। इसके बाद हम इसमें जब सारी कैलकुलेशन कर लेंगे तो हम सेपरेटली एक और स्टेटमेंट बनाएंगे, और उसमें हम उसे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या बैलेंस शीट कह सकते हैं, जो हमने एज एट June 30, 2015 बनानी है। और इसके अंदर क्योंकि हमारे पास जो ओपनिंग बैलेंसेस हैं उनसे हमें कैपिटल भी फाइंड आउट करना होगा, तो हम करंट ईयर और लास्ट ईयर दोनों को फोकस करेंगे। तो इसके जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की हमारी मेन हेडिंग्स हैं उसमें नॉन करंट एसेट्स, उसके बाद हमें जो है करंट एसेट्स बनाने हैं, फिर हम बनाएंगे इक्विटी को, और इक्विटी के बाद क्योंकि नॉन करंट लाइबिलिटीज़ या लॉन्ग टर्म लोन का तो कोई जिक्र नहीं है क्वेश्चन में, तो डायरेक्टली हम करंट लाइबिलिटीज़ इस्टेब्लिश करेंगे।
इसके बाद हम वर्किंग्स की बात करते हैं। तो डिफरेंट हमें टी अकाउंट्स बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए हम टी अकाउंट्स बना लेंगे, जो जो ज़रूरत पड़ती रहेगी उसका रेलिवेंट टी अकाउंट हम बनाते जाएंगे। तो कुछ हमें क्वेश्चन पढ़कर आइडिया हो गया है, लाइक के डेटर क्रेडिटर का अकाउंट बनेगा, एक्रूड एक्सपेंस के बारे में काफ़ी डिटेल है, कैश एट बैंक की इन्फॉर्मेशन इस तरह की दी हुई है कि उसमें कोई ना कोई फिगर मिसिंग हमें मिलेगी, तो ये हम कुछ कैश टी अकाउंट्स बना रहे होंगे। सो अब हम क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन की तरफ चलते हैं और वन बाय वन हर इन्फॉर्मेशन को कंसीडर करते हैं। हमारा सबसे पहला फोकस जो है वो ओपनिंग बैलेंसेस को इनकॉर्पोरेट करना है। सो ओपनिंग बैलेंसेस का एक इफेक्ट तो हम ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में ले लेंगे, तो इसका हम फर्स्ट इम्पैक्ट ले रहे हैं। तो फर्स्ट इम्पैक्ट में हम ये सारे आइटम कैश एट बैंक, डेटर, स्टॉक, लैंड, इक्विपमेंट, क्रेडिटर, एक्रूड एक्सपेंस वगैरह इन सब को जो है मेंशन करेंगे। और इसका सेकंड इफेक्ट जो है फिर रेलिवेंट टी अकाउंट के तौर पर जहाँ पर हमें ज़रूरत होगी वहाँ पर भी इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। सो हम सबसे पहले चलते हैं कैश एट बैंक की तरफ। तो कैश एट बैंक का टी अकाउंट बना लेते हैं और इसमें हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है 389,000। उसके बाद डेटर्स का जिक्र है, तो डेटर्स के लिए एक और टी अकाउंट बना लेते हैं और डेटर्स में हमारे पास जो ओपनिंग बैलेंस है दैट इज़ 1560,000। उसके बाद हमें जो है दिया हुआ है स्टॉक, तो स्टॉक को हम कॉस्ट ऑफ सेल्स में मेंशन कर लेते हैं। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स जो हम बनाएंगे उसमें ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा। स्टॉक के बाद हमारे पास लैंड और इक्विपमेंट है, तो लैंड की वैल्यू तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन नहीं होगी। इक्विपमेंट की वैल्यू हमने डायरेक्टली नहीं लिखी क्योंकि इसमें भी हमने डेप्रिसिएशन वगैरह का इफेक्ट भी लेना होगा। तो लैंड और इक्विपमेंट के बाद क्रेडिटर्स की वैल्यू है, उनके लिए भी टी अकाउंट बनाएंगे और इनका जो बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस होगा। क्रेडिटर्स के बाद हमारे पास एक्रूड एक्सपेंसेस हैं, तो एक्रूड एक्सपेंसेस में ये 4 डिफरेंट एक्सपेंसेस हैं, तो इनका टोटल क्या बनता है। तो ये टोटल बन रहा है 118,000। तो इसको भी टी अकाउंट में इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। अब ये सारी चीज़ें हमें ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में भी चाहिए, तो जो जो आइटम हमारे पास है उसको हम लिखते जाते हैं। तो लैंड की वैल्यू, इक्विपमेंट की वैल्यू, करंट एसेट्स के अंदर हमारे पास इन्वेंट्री आएगी, तो इन्वेंट्री की वैल्यू भी लिख लेते हैं। और उसके बाद हम डेटर्स की वैल्यू लिख सकते हैं। फिर बैंक की वैल्यू दी हुई है हमें, फिर करंट लायबिलिटीज़ में आते हैं तो क्रेडिटर्स और एक्रूड एक्सपेंसेस जो हमने टोटल लिखे हैं 118,000, ये वो वैल्यूज़ हैं जो हमारे पास अवेलेबल थी और इनको हमने अपनी स्टेटमेंट में इनकॉर्पोरेट कर लिया लास्ट ईयर की वैल्यूज़ को। अब सेकंड इशू की तरफ आते हैं, तो हमारे पास रिसीट्स और पेमेंट्स हैं, तो पहले हम रिसीट्स का इम्पैक्ट ले लेते हैं। तो रिसीट फ्रॉम कैश सेल्स हैं और रिसीट फ्रॉम डेटर्स हैं, तो ये हम हमारे पास जो ऊपर डाटा दिया हुआ है उसमें कैश एट बैंक कंबाइन है। तो कैश एट बैंक का हम कंबाइन अकाउंट ही बना रहे हैं, तो कैश सेल्स के पैसे भी और डेटर से भी जो पैसे आए हैं वो कैश एट बैंक के अकाउंट के अंदर ही लिखे जाएंगे, तो इनका एक इफ़ेक्ट तो हम वहाँ पर इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। तो कैश सेल से जो पैसे आए और जो कस्टमर से पैसे रिसीव हुए यानी ट्रेड रिसीवेबल से, उनको हमने इनकॉर्पोरेट कर दिया।
अब इसका हम सेकंड इफेक्ट भी इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। सेकंड इफेक्ट में कैश सेल्स को हमें सेल्स के अंदर लिखना होगा। तो अभी क्योंकि इसमें क्रेडिट सेल्स ऐड होगी, फिर हम फाइनल फिगर लिखेंगे। और ट्रेड रिसीवेबल से जो पैसे आए हैं वो ट्रेड रिसीवेबल के अकाउंट में रिकॉर्ड होंगे। तो ये दोनों इम्पैक्ट हमारे रिसीट्स के रिकॉर्ड हो गए। उसके बाद पेमेंट्स की तरफ आते हैं। तो पेमेंट्स में हमारी एक पेमेंट तो क्रेडिटर को है, फिर हमारी पेमेंट है मार्केटिंग एक्सपेंस, यूटिलिटी एक्सपेंस, सैलरीज और अदर मिसलिनियस एक्सपेंस की। इनका क्योंकि हम कंबाइन अकाउंट बना रहे हैं तो इनका टोटल देख लेते हैं, 1152,000। तो दूसरा आइटम ये आ गया। तीसरे आइटम में इक्विपमेंट की परचेज है और फिर ड्राइंग्स हैं। तो ये चार आइटम्स जो हैं वो हमें पेमेंट्स में भी रिकॉर्ड करने हैं अपने पास कैश एट बैंक में, और फिर इनका इफेक्ट भी रिकॉर्ड करना है। तो पहले इन्हें कैश एट बैंक में रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ट्रेड पेबल को पेमेंट की है 4,774,000 की। मार्केटिंग की पेमेंट अगर अलग से रिकॉर्ड करें और यूटिलिटीज़ की अलग से, सैलरीज़ की हम अलग से, और अदर मिसलिनियस एक्सपेंस की भी अलग से, तो वो भी आ जाएगी। और इनको हम कंबाइन जो है 1152,000 का भी यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते थे। इसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट के बारे में बताया हुआ है और फिर ड्राइंग्स की वैल्यू दी हुई है। तो अब इम्पैक्ट देखते हैं। तो सबसे पहले ट्रेड पेबल को इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। ट्रेड पेबल के बाद जो है हमारे पास मार्केटिंग, यूटिलिटीज़ और सैलरीज़ का टोटल है। तो ये टोटल हमारे पास बन रहा है 1152,000। इसको हम एक्रूड एक्सपेंसेस के अंदर रिकॉर्ड कर लेंगे। तो चारों को ऐड करके हमने 1152,000 मेंशन कर लिया। उसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट है तो इसे हम नॉन करंट एसेट्स में ऐड कर देंगे। अभी भी डेप्रिसिएशन तो लेस होनी है। और फिर ड्राइंग्स का आइटम है, इसे हम इक्विटी में मेंशन कर देंगे। $125,000। तो रिसीट एंड पेमेंट को भी जब हमने रिकॉर्ड कर लिया तो हमारा जो नेक्स्ट इम्पैक्ट होगा वो होगा कि अब अदर इन्फॉर्मेशन को शामिल करें। तो अदर इन्फॉर्मेशन पर हमारे पास इन्फॉर्मेशन नंबर 1 है। तो हम इन्फॉर्मेशन नंबर 1 के लिए जो है सेल्स को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हमें जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है, पहले तो एक बात ये ख्याल रखना है कि जो 35% मार्जिन है, लेकिन ये मार्जिन नेट सेल प्राइस पर नहीं है, ये ग्रॉस सेल प्राइस पर। और ड्यूरिंग द ईयर सेल्स ग्रॉस प्राइस पर नहीं की गई, वो नेट प्राइस पर की गई है। वो भी किस तरीके से कि ड्यूरिंग द ईयर ही ऑफर्ड 5% डिस्काउंट ऑन क्रेडिट सेल्स एंड 10% डिस्काउंट ऑन कैश सेल। तो कैश सेल्स में भी डिस्काउंट शामिल है और क्रेडिट सेल में भी डिस्काउंट शामिल है। और टोटल सेल की कंपोजिशन ये बताई हुई है कि 70% ऑफ सेल्स क्रेडिट है, यानी 30% ऑफ सेल्स जो है वो कैश पर हुई है। तो अब हमारे पास इंफॉर्मेशन तो सिर्फ एक है और वो इंफॉर्मेशन ये है कि कैश सेल्स के पैसे कितने हैं। दैट इज 1728,000। तो हम इसकी एक वर्किंग बनाएंगे और फिर इसके इफेक्ट्स को इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो सबसे पहले जो कैश सेल्स हमें नेट दी हुई है वो हम लिख लेते हैं। दैट इज 1728,000। नेक्स्ट हमें कैश सेल्स ग्रॉस चाहिए, क्योंकि जो हमें कैश रिसीव हुआ है वो तो नेट ऑफ डिस्काउंट रिसीव हुआ है, लेकिन हमें ग्रॉस चाहिए। और ग्रॉस का मतलब ये है कि इस पर 10% डिस्काउंट था, तो हम जो नेट सेल्स है उसको 90 से डिवाइड करेंगे तो 90% से हमारे पास 1% की वैल्यू आ जाएगी, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ग्रॉस वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ 1920,000। अब हम इजीली जो है वो क्रेडिट सेल्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि जो क्रेडिट सेल्स है वो 70% है और कैश सेल्स जो है वो 30% है। तो क्रेडिट सेल्स कितनी होगी? कैश सेल्स की वैल्यू हमारे पास है 1920,000, उसको 30 से डिवाइड करेंगे तो 30% क्योंकि वो है तो 1% की वैल्यू आ जाएगी, और 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70% जो क्रेडिट सेल्स है हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से
हमारे पास ग्रॉस वैल्यू आ जाएगी क्रेडिट सेल्स की। अब जब क्रेडिट सेल्स की ग्रॉस वैल्यू आ जाएगी तो हम उसकी नेट वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्रेडिट सेल्स नेट पर हमारे पास है 4480,000 का 95%, क्योंकि इस पर 5% डिस्काउंट हमने दिया है। तो हमारे पास क्रेडिट सेल्स की वैल्यू आ जाएगी 4256,000। इसको हम क्रेडिट सेल्स में भी रिकॉर्ड कर देंगे अपने पास, ताकि हमारे पास सेल्स की वैल्यू फाइनलाइज हो जाए। तो टोटल वैल्यू हमारे पास आ जाती है 5984,000। और जो क्रेडिट सेल्स की वैल्यू है वो रिसीवेबल के अकाउंट में भी जानी चाहिए। तो क्रेडिट सेल्स को हम यहाँ भी रिकॉर्ड कर देंगे। इसके बाद हमने जो सेल्स फाइंड आउट की है उसकी बेस पर हमें, क्योंकि सेम इन्फॉर्मेशन में 35% मार्जिन का भी बताया हुआ है, तो हम सेल से कॉस्ट ऑफ सेल्स की फिगर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। सो कॉस्ट ऑफ सेल्स जो होगी वो ग्रॉस सेल्स का 65% होगी, क्योंकि 35% मार्जिन है। और इसका मतलब है कि हम ग्रॉस सेल्स का टोटल ले लेते हैं और उसका सिंपली 65% कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स की फिगर आ जाती है 4160,000। इसे हमें अपनी कॉस्ट ऑफ सेल्स के तौर पर मेंशन कर लेना चाहिए। तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स जो आएगी उसमें हमें ओपनिंग स्टॉक के बाद जो है परचेजेस क्लोजिंग स्टॉक लेना होगा, और फिर हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगी नॉर्मल, दैट वुड बी 4160,000। तो हमारी जो कॉस्ट ऑफ सेल्स होगी उसकी वैल्यू हमें अभी पता चल गई है, लेकिन ये वो कॉस्ट ऑफ सेल्स की वैल्यू है जो एनआरवी एडजस्टमेंट के बगैर है। हमें इसमें से अभी एनआरवी एडजस्टमेंट लेस करनी होगी, क्योंकि मार्कअप मार्जिन की इन्फॉर्मेशन जो दी हुई थी वो एनआरवी एडजस्टमेंट को ध्यान में रख के नहीं दी जाती। मार्कअप मार्जिन जो है वो कॉस्ट और सेल्स की वैल्यू पर होता है, एनआरवी की वैल्यू पर नहीं होता। तो एनआरवी की एडजस्टमेंट हमें सेपरेटली डिस्कस करनी पड़ेगी। वर्किंग 6 से हमारे पास ये फिगर आ जाती है कॉस्ट ऑफ सेल्स की। तो अब हम चलते हैं और नेक्स्ट आइटम देखते हैं क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट आइटम में हमें एक्चुअल बिल्स दिए हुए हैं। मार्केटिंग एक्सपेंस, यूटिलिटी एक्सपेंस और अदर मिसलिनियस एक्सपेंस के, तो ये एक्सपेंसेस हम स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने एक्सपेंसेस में मेंशन कर लेंगे। तो हम अपने एक्सपेंसेस लिखते हैं। मार्केटिंग एक्सपेंस, यूटिलिटी एक्सपेंस और अदर मिसलिनियस एक्सपेंस, और उनकी जो अमाउंट गिवन थी उनको भी मेंशन कर दिया। अब इन अमाउंट्स को टोटल करते हैं। तो टोटल बनता है 550,000। इसको भी हम अपने एक्रूड एक्सपेंस के टी अकाउंट के अंदर मेंशन कर देंगे। इसके बाद इंफॉर्मेशन नंबर 3 है। इसमें सैलरी ऑफ स्टाफ दी हुई है 52,000 पर मंथ। तो 12 मंथ की सैलरी कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारे पास सैलरी का एक्सपेंस 624,000 आ गया। इसको भी हम अपने एक्सपेंसेस में नोट कर लेते हैं। और क्योंकि एक्रूड एक्सपेंसेस में सैलरी का इम्पैक्ट भी है, तो इसका एक्सपेंस भी वहाँ पे रिकॉर्ड होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास बैलेंसेस हैं डेटर और क्रेडिटर के। तो इन क्लोजिंग बैलेंसेस को हम अपनी पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड कर लेंगे और फिर अपने टी अकाउंट्स के अंदर भी नोट कर लेंगे। इसके बाद हमें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दी हुई है। तो पहले हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं।
क्योंकि एनआरवी की एडजस्टमेंट भी है, तो पहले तो हम कॉस्ट पे मेंशन करेंगे। इसके बाद इसमें जो एनआरवी एडजस्टमेंट है वो ये है कि इट इंक्लूडेड 150 यूनिट्स कॉस्टिंग रुपीज़ 1500 ईच which were damaged and Razi incurred rupees 900 per unit in July 2015 to bring them into saleable condition। तो यहाँ पे हमें एनआरवी का राइट डाउन कैलकुलेट करना होगा, उसके लिए हम एक वर्किंग बना लेते हैं। तो कॉस्ट पर यूनिट हमें गिवन है 1500। उसके बाद हमें एनआरवी कैलकुलेट करनी है, तो सेल प्राइस पर यूनिट हमें 35% मार्जिन के हिसाब से पता है कि 1500 इंटू 100 डिवाइड बाई 65 होगी, और इससे हमारे पास वैल्यू आ जाती है 2308। अब उस पर कॉस्ट भी लग रही है ताकि डैमेज को रिपेयर किया जा सके, तो दैट कॉस्ट इज़ 900 पर यूनिट, और इससे हमारे पास नेट वैल्यू आ जाती है दैट इज़ 1408। तो क्लियरली एनआरवी कम है तो हमें राइट डाउन करना पड़ेगा। अब राइट डाउन हमारा कितना बनेगा? राइट डाउन हमारा बनेगा जो 1500 और 1408 का फ़र्क है, और 150 यूनिट्स पर हम इसको अप्लाई करेंगे। तो 1500 की जो कॉस्ट है और 1408 की जो हमारी एनआरवी है, इसके डिफरेंस को लिया तो पर यूनिट राइट डाउन आया, और 150 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास पूरे यूनिट्स का राइट डाउन आ गया दैट इज़ 13,800। ये इन्वेंट्री के अंदर ही दोनों जगह पर इम्पैक्ट आएगा इसका। तो इन्वेंट्री के अंदर इम्पैक्ट लेने के लिए हम यहाँ पर जो हमारी, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट की हुई है, तो हम एनआरवी की एडजस्टमेंट यहाँ से ले लेते हैं। और इसका इम्पैक्ट हमारे करंट एसेट्स में जो इन्वेंट्री है वहाँ भी आएगा, क्योंकि वैल्यू को राइट डाउन किया है। तो 1153,200 की नेट हमारी इन्वेंट्री शो होगी। इसके बाद क्वेश्चन में लास्ट इंफॉर्मेशन है कि रजी डेप्रिशिएट इक्विपमेंट ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस एट 10% पर एनम। तो इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, तो इक्विपमेंट पे देखते हैं कि वैल्यूज़ क्या दी हुई हैं। एक तो ये 250 का इक्विपमेंट हमने परचेज़ किया, तो इसकी जो डेप्रिसिएशन होगी वो तो 1 अक्टूबर से 30 जून तक 9 मंथ की डेप्रिसिएशन होगी। उसके बाद जो पहले इक्विपमेंट है उसको स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो हमने वैल्यू तो नेट पे लिखी हुई है, लेकिन हमें 585 यूज़ नहीं करना, हमें यूज़ करना है कॉस्ट को, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है। तो हम 600,000 की वैल्यू को यूज़ करेंगे। तो इस पर एक वर्किंग बना लेते हैं। तो इक्विपमेंट पे डेप्रिसिएशन लेनी है, ओपनिंग के ऊपर 600,000 का 10% दैट वुड बी 60,000, और उसके बाद हमारे पास जो एडिशंस हैं उसमें 250,000 का एडिशन है, और 9 मंथ की डेप्रिसिएशन चार्ज होनी चाहिए दैट वुड बी 18,750, और टोटल हमारे पास आ जाएगा 7,8,750। इसको हम अपने इक्विपमेंट के अंदर भी लेस कर देंगे, और एक्सपेंसेस के अंदर भी रिकॉर्ड कर लेंगे। अब क्वेश्चन का डाटा हम सब इनकॉर्पोरेट कर चुके हैं, तो ये भी ध्यान में रखना है कि हमें कैश शॉर्टेज कैलकुलेट करनी होगी। तो जहाँ पे हमें कोई डिफरेंस मिलेगा तो उसे हम कैश शॉर्टेज कंसीडर करेंगे। अब वन बाय वन सारे अकाउंट्स जो हैं वो हम कंसीडर कर लेते हैं। कैश एट बैंक का जो है हम क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, और उसकी बेस पर, क्योंकि बाकी चीज़ों के क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं और डाटा उसमें है, तो कैश का डिफरेंस वहाँ पर भी हमें मिल सकता है। तो कैश का हम देखते हैं सबसे पहले। तो कैश का अगर हम देखें तो डेबिट साइड का टोटल हमारा बनता है 6,592,000, और इस बेसिस पर हमारे पास जो क्लोजिंग बैलेंस कैश का आता है वो 291,000 होना चाहिए। लेट्स अज्यूम कि ये बैलेंस हमारे पास है।
तो इसको हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर भी मेंशन कर देते हैं। इसके बाद हम डेटर अकाउंट को देखें तो वैसे इसमें सारे का सारा डाटा कंप्लीट है, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस भी है, सेल्स भी है, रिसीट भी है, लेकिन जब हम इसको टोटल करते हैं तो क्रेडिट साइड जो है वो शॉर्ट है और इसमें 250,000 का हमें शॉर्टेज नज़र आ रहा है। तो 250,000 की ये शॉर्टेज हम नीचे एक सेपरेट वर्किंग के अंदर नोट कर लेते हैं। तो वर्किंग 2 से 250,000 की हमें शॉर्टेज मिल गई। इसके बाद क्रेडिटर का अकाउंट बनाते हैं तो इसमें भी हमारे पास एक फ़िगर तो परचेजेस की आनी चाहिए। परचेजेस की फ़िगर कहाँ से मिलेगी, उसके लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर हम देखें तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स भी है, ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री भी है। तो परचेज़ की फ़िगर हमें फाइंड आउट करनी है तो वो एज अ बैलेंसिंग फ़िगर यहाँ से कैलकुलेट हो सकती है। तो हम इक्वेशन हमारी है कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो वो वैल्यू हमारे पास है, तो हम परचेजेस की जो है बैलेंसिंग फ़िगर कैलकुलेट कर लेते हैं 4471,000 और इसको हम क्रेडिटर के अकाउंट के अंदर भी मेंशन कर देते हैं। अब आइडियली तो क्रेडिटर के अकाउंट में ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस भी है, कैश एट बैंक भी है और परचेजेस भी हैं, तो हमारे पास ये टैली होना चाहिए। लेकिन जब हम इसको टोटल करते हैं तो क्रेडिट साइड जो है वो ज़्यादा आ रही है और डेबिट साइड को मैच करने के लिए जो डिफरेंस है उसको हम कैश शॉर्टेज कंसीडर करेंगे। ये कैश शॉर्टेज भी हमें मेंशन कर लेनी चाहिए अपने पास सेपरेट वर्किंग में। तो वर्किंग 3 से 150,000 की कैश शॉर्टेज मिली हमें। इसके बाद एक्रूड एक्सपेंस को देखते हैं तो ओपनिंग बैलेंस है, प्रॉफिट और लॉस में जो चार्ज किया वो है, जो पेमेंट की वो है, तो क्लोजिंग बैलेंस हमें मालूम हो जाना चाहिए। तो टोटल कर लेते हैं और एज अ बैलेंसिंग फिगर हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 140,000 का। इसे हमें अपनी करंट लाइबिलिटीज़ में मेंशन करना चाहिए। इसके बाद हमारी बाकी वर्किंग्स हो गई हैं तो कैश शॉर्टेज का टोटल अब कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट इज़ 400,000 और इसको क्योंकि ये शॉर्टेज हो गई है तो लॉस हो गया है, ये लॉस भी हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। सो वर्किंग सारी कंप्लीट हो चुकी हैं तो अब हम अपनी बाकी टोटल्स की तरफ चलते हैं एंड अब हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट है तो ग्रॉस प्रॉफिट की फ़िगर हम लिख लेते हैं। उसके बाद हम एक्सपेंसेस का टोटल कर लेंगे तो एक्सपेंसेस का टोटल हमारे पास आ जाता है 1652750 और ग्रॉस प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस को लेस करते हैं तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाता है 157,450 का। इसके बाद हम नॉन करंट एसेट्स को टोटल करते हैं तो हमारे पास का आंसर आ जाता है। करंट एसेट्स को भी टोटल कर लेंगे तो उनका भी टोटल आ जाएगा और फिर हमारे पास एक साइड का बैलेंस शीट का टोटल आ जाता है 3,741,450। इसी तरीके से हम अगर एसेट्स का लास्ट ईयर का टोटल भी कर लेते हैं तो वो हमारे पास 3,840,000 आ रहा है। अब इक्विटी में हमें एक तो कैपिटल चाहिए, दूसरा हमें प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, कैपिटल की वैल्यू जो है हमें कैलकुलेट करनी होगी, लेकिन वो तब कैलकुलेट होगी जब हम लास्ट ईयर की कैलकुलेशंस कर लेंगे। तो लास्ट ईयर का टोटल हमारा जो होना चाहिए वो मैच करने के लिए एज अ बैलेंसिंग फिगर हमारे पास जो कैपिटल आ जाएगा दैट वुड बी 2,374,000। यही वैल्यू हमें मेंशन करनी चाहिए करंट ईयर में और इससे हमारे पास इक्विटी का टोटल अवेलेबल हो जाएगा। लाइबिलिटीज़ का टोटल कर लेते हैं और उसके बाद हमारे पास फाइनल टोटल आ जाता है 3,741,450 जो कि मैच कर रहा है। तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन की एक रिक्वायरमेंट थी कि हम इनकम स्टेटमेंट बनाएं, दूसरी रिक्वायरमेंट थी कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएं और तीसरी रिक्वायरमेंट थी कि कैश शॉर्टेज भी कैलकुलेट करें। वो भी हमने कैलकुलेट कर ली है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।